आज के कार्यक्रम के आयोजन के विषय श्री राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना से शुरू करूँगा। उनकी रचना थी स्वराज की अभिलाषा। उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ूँगा, जिसमें उन्होंने भारत में कैसी व्यवस्था हो, कैसा कानून हो, वो सारी बात उन्होंने अपना विजन प्रस्तुत किया है। उन्नति में न रुकावट होगी, होंगे योग्य उच्च पद भागी, आत्मा की सच्ची समता से मनुज मनुज के सम होगा। यानी समानता की जो विषय है वो पूरा उन्होंने रख दिया। कभी न नैतिक घातें होगी, मुक्त मानसिक बातें होंगी। फ्री स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन। विधि विधान में फिर निजत्व को हमको अटल गर्व होगा। यानी हमारा जो विधि विधान होगा हमारा निज का होगा, अपना स्वतंत्र, भारत का स्वतंत्र कानून व्यवस्था होगी। उसी विषय को लेके आज ये जो नए कानून बने हैं, भारत की आत्मा को समाहित करने का प्रयास किया गया है। प्रयास अभी ये कहा जाएगा पूरा नहीं है, एक अधूरा प्रयास है, लेकिन शुरुआत है। इसके लिए सरकार और प्रधानमंत्री जी को और बाकी सभी लोग जो इस विषय के में आगे रख के जिम्मेदार हुए, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद। पक्षपात मतभेद न होगा, ग्लानि न होगी, खेद न होगा। न्याय सभाओं में विचार का प्रकटित पुण्य पर्व होगा। सुलभ सभी को होगी शिक्षा, नहीं मांगनी होगी भिक्षा। फिर सारे व्यापार हमारे अपने ही करगत होंगे। उपनिवेश यमपुर न रहेंगे, कॉलोनियल सिस्टम नहीं रहेगा। वहाँ न हम अपमान सहेंगे, उनके वे उद्यत अधिवासी अपने आप प्रणत होंगे। निम्न श्रेणी के अधिकारी रह न सकेंगे स्वेच्छाचारी। जान माल की रक्षा के मिस प्रजा न पिसने पावेगी। शासक और शासितों में फिर चिर विश्वास रहेगा। सुस्थिर समस्नेह से नियम चक्र की धुरी न घिसने पावेगी। ये माननीय मैथिली शरण गुप्त जी के विचार थे। हमारा समाज कैसा हो, हमारा कानून कैसा हो, हमारी कानून व्यवस्था कैसी हो, और उसी कानून व्यवस्था के लिए ये प्रयास किया गया है। और कुछ एक प्रोविज़न जो किए गए हैं उससे मेरा बहुत लगाव है और इसका बहुत स्वागत योग्य कदम है। जैसे कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान किया गया है। चोरी का विषय आता है, कोई किसी ने चोरी कर ली। चोरी करने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। कई बार चोरी के अपराध में अगर सोलो चोरी है और इंडिविजुअल कोई चोरी कर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं समाज का भी योगदान होता है उसको चोर बनाने में। उस कानून में जो ये स्वागत योग्य कदम है कि अगर चोरी के अपराध में पहली बार कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, तो उसको पकड़ने के बाद अगर वो अपना अपराध स्वीकार करता है और जो चोरी की गई विषय वस्तु है वो वापस कर देता है, तो उसको लंबी कानूनी प्रक्रिया से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा और उसको सिर्फ कम्युनिटी सर्विस का दंड देकर, वो दंड नहीं है, एक ये है कि उसका जो प्रायश्चित कह लीजिए, प्रायश्चित जैसा जो अपने यहाँ प्राविधान था, वो अपना प्रायश्चित करेगा और वो उससे बाहर हो जाएगा। कानूनी प्रक्रिया से उसको जूझना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम है। दूसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय मुझे लगा, जो कानूनी प्रक्रिया में FIR रजिस्ट्रेशन कराना, ये अपने आप में बड़ा विषय है। और कई बार तो हम लोग यहाँ 25 साल वकालत करने के बाद भी, और थाने में जाके अगर हम FIR लिखानी होती थी, तो वो अपने आप में बड़ी मशक्क़त, वकील होने के बाद
वो एक बड़ी मशक्क़त का विषय होता था, आज उस कानून को बड़ा सहज कर दिया है। आप अपने घर में बैठ के ईमेल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एफआईआर अपनी दर्ज करा सकते हैं। ये बहुत बड़ा समाज के लिए, समाज हित में बहुत बड़ा। अदरवाइज क्या होता था, एक महिला है, पीड़ित है, वो रिपोर्ट लिखाने थाने तक पहुंच ही नहीं सकती थी। सोचना उसके लिए कि मुझे थाने जाना पड़ेगा, ये कितना बड़ा विषय था। इस कानून के माध्यम से ऐसे विषय लाए गए हैं और बहुत स्वागत योग्य कदम है। लेकिन पूरी तरीके से कहा जाए कि ये हमारी भारतीय आत्मा को और भारतीय चिंतन को समाहित करता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके लिए बस ये प्रयास शुरुआत हुई है, आगे और सुधार होंगे, सबके प्रैक्टिकली सब चीज़ें होगी और उसका सुधार होगा। पूरी न्यायिक व्यवस्था में अभी 25 साल वकालत करने के बाद और अभी 1.5 साल से मैं हाईकोर्ट में हूँ, तो जो अनुभव आया है वो कुछ पीड़ाजनक अनुभव भी है। लाखों केसेज की पेंडेंसी। कोई भी हम न्याय की उम्मीद किससे करेंगे? जज साहब से कि भाई हम जाएं, हमारी त्वरित सुनवाई हो। अश्विनी जी ने बड़ी ज़ोरदार वकालत करी कि भाई हम 1 साल में इसको कर लें। आज की जो कानूनी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके आधार पर मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में ऐसी कोई संभावना है। कानून व्यवस्था में हर, जो मैं उत्तर प्रदेश में रहा घूमा हूँ, ज़्यादातर जिलों में सैंक्शन स्ट्रेंथ से 60% लोग काम कर रहे हैं जजेस। और ये जो सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो आज से 20 साल पहले कभी डिसाइड हुई होगी कि जितने मुकदमे फाइल होंगे उतने हम, अगर इतने पूरे जजेस काम करें तो हम उतने साल भर में हम निस्तारित कर पाएंगे। जब जजेज 50 से 60% पे काम करेंगे, स्ट्रेंथ पे करेंगे, तो हर साल जो 50% की जो पेंडेंसी है वो तो बढ़ेगी। अपने उच्च न्यायालय में हमारे यहाँ 160 की स्ट्रेंथ है, वो भी 25-30 साल पहले कभी डिसाइड हुई थी। वो कोप अप करने के लिए कि 160 जजेज होंगे तो जितने मुकदमे फाइल होते हैं कम से कम उतने मुकदमे हम डिस्पोज ऑफ कर पाएंगे। आज वहाँ पर 160 में 83 लोग काम कर रहे हैं। अब 83 लोगों से आप 160 लोगों का काम कराएंगे, संभव नहीं है। और अगर ये तो व्यवस्था है कि जो वर्तमान व्यवस्था की हमारी आज इस साल फाइलिंग हुई, इस साल निपट जाए, उसकी बात हुई। और जो हमारी पेंडेंसी है 40 साल 50 साल से पेंडिंग है। अभी हम लोग क्रिमिनल अपील जुडिशन में बैठे थे तो सन 82 की अपीलें सुन रहे थे। सन 82 की अपीलें सुनने का कोई, एक तो पहले तो 2 महीने 4 महीने तो ये वेरीफाई करने में लगते हैं कि जिस व्यक्ति की अपील है वो जिंदा है कि नहीं, और जिंदा होने के बाद जिसकी अपील पेंडिंग है और उसको जमानत हो गई है, तो सबका प्रयास ये रहता है कि भाई मुकदमा एडजर्न हो जाए किसी भी कीमत पे। और हमारी जो व्यवस्था है उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेश हैं, सुओ मोटो उन्होंने लेके किए हैं कि भाई कानून, अगर हम लोग जुडिशियल सिस्टम में हम अपील डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए अगर किसी ने 10 साल की सज़ा पूरी कर ली तो उसको जमानत दे दीजिए। तो मेरे विचार से ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जुडिशियल सिस्टम के फेल्योर की स्वीकृति है। और ऐसे में जहाँ पर हम अपील डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, 40 साल से हम अपील डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उस कारण को जानने समझने का प्रयास करना है। अगर सही मायने में मेरा व्यक्तिगत मत है कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपको पेंडेंसी को लाइन पे लाने की बात करनी है तो आज की डेट में आप कम से कम 500 जजेस चाहिए हमको।
500 जजेज होंगे तब जो 8 लाख की पेंडेंसी है तब उसको कोप अप कर पाएंगे। आज की डेट में एक जज की एक कोर्ट में 500 मुकदमे लग रहे हैं। 300 मिनट काम करने के लिए होते हैं दिन भर में। 300 मिनट में 500 मुकदमे आप कैसे करेंगे? ह्यूमनली इम्प्रैक्टिकेबल है। और उसके बाद फिर ये होता है कि न्याय नहीं होता। फिर तो ये होता है कि भाई हमने मुकदमे का निपटारा तो हो सकता है, लेकिन न्याय कर पाना संभव नहीं है। न्याय कर पाना संभव तभी होगा जजेज की संख्या पूरे देश में हर जगह हर स्तर पर बढ़नी चाहिए। सिर्फ ये कि हमने नए ट्रिब्यूनल बना दिए, यहाँ के जजेज को ट्रिब्यूनल में वहाँ डेपुटेशन पे भेज दिया, उससे व्यवस्थाएं ठीक नहीं होने वाली। जैसे अश्विनी जी ने कहा कि भाई अमेरिका में एक ही कानून की किताब में हर तरह के अपराध को डील किया गया है। तो यहाँ अलग अलग कानून बनाकर, अलग रोज़ ट्रिब्यूनल बनाकर उससे कोई बहुत विषय बनता नहीं है। अभी MACT कुछ दिन पहले जो हमारा मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल है, पहले जो रूटीन के कोर्ट्स थे उसमें होते थे, कई जजेज एक साथ करते थे, थोड़ा थोड़ा मैटर वो डिस्पोज ऑफ करते थे। अभी उन्होंने क्या किया है कि भाई अब वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में करके और एक डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का ऑफिसर वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। लोग बताते हैं कि जहाँ पहले डिस्पोजल अच्छा होता था वहाँ डिस्पोजल का रेट घट गया है। महीने में एक जज, एक डिस्ट्रिक्ट में एक जज है, वो 17, 18, 20 मुकदमे से ज़्यादा डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो ये परिस्थितियां हैं। तो इसके लिए सरकार ने प्रयास पहले किए हैं और कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से फलीभूत नहीं हुए हैं। तो सरकारों के और हमारे न्यायिक व्यवस्था में, सर्वोच्च न्यायालय में जजेज हैं और सब लोग मिलकर सामूहिक प्रयास करेंगे तो सबसे फोकस, कितना भी अच्छा कानून बना लीजिए, अगर आपके पास मैन पावर नहीं है, जजेज नहीं है, आप उसका कुछ कानून का प्रतिफल आपको मिलेगा ही नहीं। तो इसका सबका सामूहिक प्रयास होगा तो विषय वस्तु बदलेगी, देश की दिशा बदलेगी, कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। और जैसा अश्विनी जी की अपेक्षा है कि 1 साल में न्याय हो, ऐसा हो सकता है, असंभव नहीं है, लेकिन सबका सामूहिक प्रयास होगा, हो सकता है। इसी के साथ में अपनी बात पूरी करूँ।